दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। इस दौरान राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने उन्हें शिष्टाचार भेंट की। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने जींद के उपमंडल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने उचाना में सीसीटीवी प्रोजेक्ट का भी उद्घाटन किया। बता दें कि ये प्रोजेक्ट करीब 35 लाख की लागत से बना है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप ने चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस 7 सितंबर से भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने जा रही है, जो कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलेगी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी इसकी शुरुआत करेंगे। फरीदाबाद में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में अध्यक्षता की। बता दें कि ग्रीवेंस कमेटी में इस बार 16 शिकायतें रखी गई, जिनमें से 7 शिकायतें पुरानी हैं। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री के साथ जिला प्रशासन के तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बीपीटीपी बिल्डर के खिलाफ 15 दिन में प्लॉट न देने पर सभी डायरेक्टर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा 2009 से अब तक के जितने भी कंपनी के डायरेक्टर हैं, सभी के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए। फरीदाबाद में ग्रीवेंस कमेटी की बैठक के बाद डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा विधायक नयनपाल रावत के निवास पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने हाल ही में विधायक नयनपाल रावत की बहन के निधन पर शोक जताया। फरीदाबाद के सेक्टर 64 को कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने सौगात दी है। बता दें कि मूलचंद शर्मा ने लोगों की सुविधा के लिए एक पार्क का शिलान्यास किया, जो जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगा। हरियाणा सरकार ने तुरंत प्रभाव से आईएएस अधिकारी केएम पांडुरंग को हरियाणा मुख्यमंत्री के उप प्रधान सचिव और हरियाणा कौशल रोजगार निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर नियुक्त किया है। सोनाली मर्डर केस में गोवा पुलिस अब गुरुग्राम में जांच पड़ताल करेगी। पिछले दिनों हुई जांच में पुलिस को फ्लैट से पासपोर्ट, डायरी, ज्वेलरी समेत कई अहम दस्तावेज बरामद हुए। तो वहीं अब तक की पड़ताल से परिजन नाखुश हैं। सोनाली मर्डर केस को लेकर 5 दिनों से हिसार में गोवा पुलिस की छानबीन जारी है। इस जांच में टीम के हाथ कई अहम सबूत लगे हैं। इसके अलावा आज रोहतक में आरोपी सुधीर सांगवान के घर भी जांच पड़ताल हुई। सोनाली फुगाट हत्याकांड में आरोपी सुधीर सांगवान का बड़ा कबूलनामा सामने आया है। सुधीर सांगवान ने सोनाली की हत्या की साजिश में शामिल होने की बात कबूल की है। सोनाली फुगाट की बेटी यशोधरा ने ट्वीट किया। इस दौरान यशोधरा ने सरकार से इस सीबीआई जांच करवाने की मांग की है। बता दें कि यशोधरा ने ये ट्वीट पीएमओ और सीएमओ को टैग किया है। मौत के बाद सोनाली फुगाट का नया गाना रिलीज हुआ है। शनिवार को रिलीज हुआ गीत सुपरहिट हो रहा है। इस गाने को रविवार शाम करीब 5:30 बजे तक 1,64,069 लोग देख चुके हैं। गाने को कई प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया। पंचकुला में एक ही दिन में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई 3 सुसाइड की खबर आने से सनसनी फैल गई। बता दें कि पहला मामला इंडस्ट्री एरिया के फेज 2 के पास रेलवे लाइन को हुआ, तो वहीं दूसरी खबर सेक्टर 16 के बड़नपुर गांव से सामने आई है। इसके अलावा पंचकुला के सेक्टर 15 में एक महिला ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या की। अंबाला में पुलिस को चकमा देकर सिविल हॉस्पिटल के बाथरूम से फरार हुए कैदी को पुलिस ने 24 घंटे के अंदर काबू कर लिया। बता दें कि फरार कैदी को पकड़ने के लिए सीआईए सहित 3 टीमें जगह जगह छापेमारी कर रही थी, जिसके चलते कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को मंजी साहिब गुरुद्वारा से गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। मेवात में इस्लामी मदरसे में पढ़ने वाले 11 साल के छात्र का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही इलाके के लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक छात्र शनिवार 5 बजे से गायब था। फिलहाल सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। चरखी दादरी में 85 वर्षीय बुजुर्ग पर 2 युवकों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया और मौके से फरार हो गए। हमले में बुरी तरह से घायल हो गए, जिसको राहगीरों ने अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद होगी, जिसके आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है और दोनों बदमाशों की भी तलाश जारी है।
कुरुक्षेत्र में सिविल हॉस्पिटल में एक युवक पर फायरिंग होने से हड़कंप मच गया। गनीमत ये रही कि युवक ने महिला टॉयलेट में घुसकर अपनी जान बचाई, तो वहीं आरोपी फायरिंग करते ही मौके से फरार हो गया। फिलहाल सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज करते आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। जींद के एक निजी गोदाम से गेहूं के 100 कट्टों की चोरी का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि चोरों ने गोदाम का ताला तोड़कर इस वारदात को अंजाम दिया है। पलवल के हुड्डा सेक्टर 2 में एक निजी अस्पताल में 50 वर्षीय मरीज की मौत के बाद परिजनों ने जमकर अस्पताल परिसर में हंगामा किया। वहीं हंगामे की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को उचित कार्रवाई कर न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया है। बहादुरगढ़ में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं घटना के तुरंत बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। जींद में 13 साल की नाबालिग के साथ उत्पीड़न का मामला सामने आया है। बता दें कि इस मामले में कलयुगी मां पर ही नाबालिग के साथ शारीरिक शोषण करवाने का आरोप लगा है। वहीं मां समेत करीब आधा दर्जन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। अंबाला हिसार रोड पर एक ढाबे पर सिख परिवार के साथ ढाबा कर्मचारियों ने बदसलूकी की। बताया जा रहा है कि परिवार की तरफ से खाने की शिकायत करने पर यह बदसलूकी हुई, जिसके बाद पीड़ित लोगों के इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। करनाल जिले के गांव सिकंदरापुरा में रहने वाली एक नाबालिग छात्रा ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। इंद्री थाना पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। बताया जा रहा है कि छात्रा का स्कूल में किताब को लेकर विवाद हुआ था। पलवल के सेवली गांव में 50,000 रुपए की नकदी और सोने चांदी के आभूषणों को लूट का मामला सामने आया है। दरअसल बंदूक की नोक पर 3 बदमाशों ने घर में घुसकर लूट की। वहीं लूट का विरोध करने पर बदमाशों ने परिवार के सदस्यों के साथ जमकर मारपीट की। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही बदमाशों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। रोहतक में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। जिले में जींद रोड पर टिटौली पुलिस चौकी के पास एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक ने रास्ते में दम तोड़ दिया। जींद में विजिलेंस टीम ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए शिक्षा विभाग के डेटा असिस्टेंट को 2 लाख की घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि आरोपी ने कागजातों में निजी स्कूल की कमियां सही करने की एवज में रिश्वत मांगी थी। गुरुग्राम के सदर बाजार में दिन दहाड़े हुई भाजपा नेता की हत्या मामले में गुरुग्राम पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। गुरुग्राम पुलिस ने हत्या की वारदात में शामिल एक आरोपी को गिरफ्तार किया। बता दें कि पुलिस ने आरोपी युवक को डीएलएफ फेज 1 इलाके से गिरफ्तार किया है। रोहतक के चुलियाना गांव में टीचर्स डे के मौके पर ग्रामीणों ने स्कूल से छात्रों और अध्यापकों को बाहर निकालकर स्कूल में ताला लगा दिया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें, ग्रामीणों का आरोप है कि काफी समय से स्कूल परिसर में अध्यापकों की कमी है, जिसे पूरा नहीं किया जा रहा। रेल मंत्रालय ने कालका भिवानी एक्सप्रेस को एक बार फिर से ट्रैक पर दौड़ाने के लिए हरी झंडी दे दी है। लंबे समय से बंद पड़ी एकता एक्सप्रेस अब 7 सितंबर से दोबारा शुरू होगी। ट्रेन भिवानी से सुबह 4:30 बजे निकलेगी और 11 बजे कालका पहुंचेगी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अपने 1 दिवसीय दौरे पर आज जिला कांगड़ा में रहेंगे। सीएम करीब 10:30 बजे कांगड़ा पहुंचेंगे, जिसके बाद मुख्यमंत्री का काफिला नगरोटा भगवा के लिए रवाना होगा। दिल्ली में हिमाचल कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक हुई। बैठक में आने वाले हिमाचल विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने मंथन किया। बता दें कि बैठक दिल्ली के छत्तीसगढ़ सदन में हुई। सूर्य समाचार से खास बातचीत में बोली हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह। टिकट की दावेदारी कर रहे कई लोगों के नाम शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं। इस लिस्ट को जल्द ही आगे भेज दिया जाएगा। प्रतिभा सिंह ने कहा कि कुछ एमएलए और कमेटी के अन्य सदस्यों का नाम भी शॉर्टलिस्ट में रखा गया है। जिन उम्मीदवारों से जीत की संभावना सबसे ज्यादा है, उन्हें टिकट दिया जाएगा।
वहीं प्रतिभा सिंह ने हिमाचल बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में बीजेपी सरकार से लोग परेशान हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पूरी तैयारी के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी। वहीं प्रतिभा सिंह ने कहा कि हिमाचल में आम आदमी पार्टी का कोई वजूद नहीं है। वहीं बैठक में चुनाव को लेकर कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो रही है। इस बैठक में हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा, नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री समेत हिमाचल के तमाम नेता मौजूद थे। ऊना में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए स्कूल के मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। सीएम जयराम ठाकुर रविवार को मंडी दौरे पर रहे। इस दौरान सीएम ने सुंदरनगर और नाचन को विकास की सौगात दी। साथ ही कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने संस्कृत भाषा पर जोर देते हुए कहा कि पिछली सरकार की ओर से संस्कृत भाषा को सम्मान नहीं मिला, इसलिए प्रदेश में संस्कृत भाषा को आगे बढ़ाने के लिए सरकार मजबूती से काम कर रही है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ये बात सुंदरनगर के जवाहर पार्क में संस्कृत भारत की ओर से आयोजित प्रदेश स्तरीय संस्कृत उत्कर्ष महोत्सव के दौरान कही। उन्होंने आगे कहा कि संस्कृत भाषा अन्य कई भाषाओं का मूल स्रोत है, लेकिन इसका मूल भाव हमसे छूटता जा रहा है, इसलिए संस्कृत भाषा को आगे बढ़ाने को लेकर काम किया जाएगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सुंदरनगर में अंबा प्रसाद रोटरी चैरिटेबल नेत्र अस्पताल का शिलान्यास किया। उन्होंने इस मौके पर सुंदरनगर पॉलिटेक्निकल एल्यूमिनाई एसोसिएशन की दान की गई एडवांस लाइफ सपोर्टिंग एम्बुलेंस को भी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने एनआरआई और समाजसेवी अंबा प्रसाद का इस नेत्र अस्पताल निर्माण के लिए 2 करोड़ रुपए दान करने के लिए आभार व्यक्त किया। हिमाचल के बद्दी में एक ट्रक ने 6 गाड़ियों को मार। इस हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। हिमाचल प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन की तरफ से नाहन में आयोजित 4 दिवसीय राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का समापन हो गया। कार्यक्रम में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। इस दौरान राजीव बिंदल ने विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार बांटा और प्रोत्साहित किया। हिमाचल प्रदेश में बीते रविवार से 7 तारीख तक भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के कई जिलों में आंधी और भारी बारिश के होने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे खराब मौसम को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से एहतियात बरतने और घर में रहने की अपील की है। साथ ही नदी नालों से दूर रहने की एडवाइजरी भी जारी की है। केंद्र सरकार राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन का नाम बदलने की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि केंद्र इसका नाम बदलकर कर्तव्य पथ करने जा रही है। वहीं नेताजी की प्रतिमा में राष्ट्रपति भवन तक के मार्ग को कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा। वहीं जानकारी के मुताबिक एनडीएमसी ने 7 सितंबर को एक विशेष बैठक बुलाई है। इस दौरान नाम बदलने के प्रस्ताव को परिषद के सामने रखा जाएगा। एडीएमसी ने यह बैठक राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन का नाम बदलकर कर्तव्य पथ करने के उद्देश्य से ही बुलाई है। शिक्षक दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता शिक्षकों के साथ बातचीत की। पीएम ने कहा, युवा दिमाग को आकार देने के लिए हम हमेशा आभारी हैं शिक्षकों के। हमारे शिक्षकों ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार करने में बड़ी भूमिका निभाई है। दरअसल शिक्षक दिवस पर देश भर के 46 टीचर्स को सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति मुर्मू दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय पुरस्कार से शिक्षकों को सम्मानित कर रही थी। तो वहीं इस सूची में हरियाणा में से एक हिमाचल के 2 शिक्षकों का नाम भी शामिल था। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और आम आदमी पार्टी के बीच तकरार का सिलसिला लगातार जारी है। वहीं उपराज्यपाल ने इस बीच आप नेताओं को कानूनी नोटिस जारी किया है, जिसमें पार्टी के कई बड़े नेता शामिल हैं। बता दें कि उपराज्यपाल ने आप नेताओं पर उनके खिलाफ झूठे, अपमानजनक और दुर्भावनापूर्ण
बयान देने का आरोप लगाया। साथ ही उनका कहना है कि आप नेताओं ने उनकी छवि खराब करने के लिए फर्जी खबरें और प्रेरित प्रचार चलाया। इसके साथ ही उपराज्यपाल ने आम आदमी पार्टी और नेताओं से 48 घंटे के अंदर जवाब मांगा है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना 4 दिवसीय भारतीय दौरे पर हैं। इस दौरान भारत और बांग्लादेश में रक्षा, व्यापार और नदी जल बंटवारे के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उपायों की घोषणा हो सकती है। आपको बता दें कि इससे पहले पीएम मोदी ने 26-27 मार्च 2021 को बांग्लादेश की राजकीय यात्रा की थी और ये यात्रा दोनों देशों में द्विपक्षीय संबंधों के लिए एक मॉडल के रूप में मजबूत तौर पर विकसित हुई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 3 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से अहम मुलाकात की है। कहा जा रहा है कि 45 मिनट लंबी इस मुलाकात के दौरान 2024 के चुनाव को लेकर मंथन किया गया है। वहीं विपक्षी एकता पर भी चर्चा की गई। साथ ही इस बात पर सहमति भी बनी कि समान विचारों वाली पार्टियों को आगामी चुनाव के लिए साथ लाया जाएगा। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत इजरायल संबंधों को लेकर बड़ा बयान दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि वो दिन चले गए जब वोट बैंक की राजनीति विदेश नीति पर हावी हुई। इसके अलावा एस जयशंकर ने सरकार की सराहना करते हुए कहा कि इस समय इस पद पर बने रहना एक बड़ी ताकत है। बता दें कि विदेश मंत्री ने यह भाषण गुजरात में कार्यक्रम के दौरान दिए। साथ ही और उन्हें अपनी बुक द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टन वर्ल्ड का गुजराती अनुवाद भी लॉन्च किया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने निजामाबाद से घोषणा करते हुए कहा कि टीआरएस अलग राज्य के आंदोलन से प्रेरणा लेकर बीजेपी मुक्त भारत के नारे के तहत राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों में अगर गैर बीजेपी सरकार का गठन होता है तो देश भर के किसानों को मुफ्त में बिजली दी जाएगी। कांग्रेस से अलग हुए गुलाम नबी आजाद ने जम्मू में एक भाषण के दौरान कहा कि वो अपनी नई पार्टी बनाएंगे और उनकी पार्टी का झंडा ऐसा होगा जिसे हर धर्म का आदमी स्वीकार करे। गुलाम नबी ने कहा कि उनकी पार्टी का झंडा और नाम कश्मीर के लोग तय करेंगे। बता दें कि कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद गुलाम नबी आजाद का पहला रोड शो था। इसके अलावा गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस को अड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी खून पसीना से बनाया है। कांग्रेस कंप्यूटर और ट्विटर में नहीं बनी, इसलिए जो लोग उन्हें बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं उनकी पहुंच केवल कंप्यूटर और ट्वीट्स तक है। यूपी के हस्तिनापुर विधानसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुकी एक्ट्रेस अर्चना गौतम ने तिरुपति मंदिर के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। एक्ट्रेस ने ट्वीट किया और एक वीडियो सेंड किया जिसमें उन्होंने मंदिर के अधिकारियों पर महिलाओं के साथ अभद्रता करने की बात कही है। बता दें वीडियो में अर्चना गौतम अधिकारियों पर चिल्लाती हुई नजर आ रही है। उन्होंने आगे कहा टीटीडी के कर्मचारी पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं आंध्र गवर्नमेंट से निवेदन करती हूं कि इस मामले को देखें। ये लोग वीआईपी दर्शन के नाम पर 10,500 रुपए एक आदमी से लेते हैं। इस तरह लूटना बंद करें। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने पार्टी को मजबूत करने के लिए बड़े बदलाव की घोषणा की है। पार्टी ने युवाओं, महिलाओं के साथ साथ समाज के अन्य वर्गों को और अधिक स्थान देने का फैसला किया है। पार्टी में संगठनात्मक बदलाव के लिए केंद्रीय चुनाव निकाय का गठन किया गया है। सुखबीर बादल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि पार्टी अपने मूल सिद्धांतों पर टिकी रहेगी, जिसमें संघीय ढांचे की आवश्यकता, समाज के सभी वर्गों और सभी धार्मिक लोगों में शांति और सांप्रदायिक सद्भाव की आवश्यकता शामिल है। लंपी वायरस से भारत के कई राज्य के पशुपालक दहशत में हैं। राजस्थान में ये वायरस कहर बनकर टूटा है। राज्य सरकार के मुताबिक यहां 2100 से ज्यादा गायों को वायरस की वजह से मौत हो गई। हरियाणा में भी लंपी वायरस से संक्रमित गायों की संख्या 50,000 के पार हो चुकी है। यहाँ के कई जिलों में रोजाना सैकड़ों गायों की मौत दर्ज हो रही है। वहीं पंजाब और मध्य प्रदेश में इस वायरस को काफी मार पड़ रही है। मोहाली के फेज 8 में दशहरा मैदान में अचानक झूला गिरने से हादसा हो गया। इस हादसे में करीब 10 लोग घायल हो गए। वहीं जानकारी के मुताबिक झूले में करीब 15 से 20 लोग सवार थे।
फिलहाल हादसे में घायल सभी लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसमें एक महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। लखनऊ में निजी होटल में आग लगने का मामला सामने आया है। इस हादसे में 2 की मौत, 9 लोगों के घायल होने की खबर आई है। टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री का मुंबई के पालघर में सड़क हादसे में निधन हो गया। बता दें कि पालघर के एसपी ने हादसे में उनकी मौत की पुष्टि की। बताया जा रहा है कि अहमदाबाद से मुंबई की तरफ आते हुए इनकी तेज रफ्तार कार अचानक रोड के डिवाइडर से टकरा गई, जिसमें साइरस मिस्त्री और उनके ड्राइवर की मौत हो गई। वहीं बाकी 2 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। साइरस मिस्त्री की मौत पर तमाम लोगों ने दुख जताया। वहीं साइरस मिस्त्री की मौत पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट करके दुख जताया। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा कि ये उद्योग जगत के लिए बड़ा नुकसान है। यूजीसी की नई गाइडलाइन के मुताबिक अब स्टूडेंट्स एक साथ 2 डिग्री कर सकेंगे। स्टूडेंट्स के पास मल्टीपल एंट्री एग्जिट यानी कई बार कोर्स में प्रवेश करने, छोड़ने और फिर से उसी कोर्स को पढ़ाई करने की छूट होगी। स्टूडेंट फेज 2 फेज साथ ही डिस्टेंस लर्निंग से भी अपनी पढ़ाई कर सकेंगे। चीन के सिचुआन प्रांत में सोमवार दोपहर तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए। इस दौरान रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.8 मापी गई। बता दें कि भूकंप से अब तक 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। ब्रिटेन में लिज ट्रस नई प्रधानमंत्री चुन ली गई हैं। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी ऋषि सुनक को 20,927 वोटों से हराया। बता दें कि लिज इससे पहले विदेश मंत्री रह चुकी हैं। वहीं सोमवार की शाम को लिज ट्रस ब्रिटेन की सत्ताधारी कंजर्वेटिव पार्टी की नेता चुन ली गई हैं। अब यूके में नए मंत्रिमंडल के गठन की तैयारी तेज हो गई है। नवनिर्वाचित पीएम लिज ट्रस ने कैबिनेट को लेकर मंथन शुरू कर दिया है। हालांकि लिज कैबिनेट में सुनक के शामिल होने पर सस्पेंस बना हुआ है। एप्पल जल्द ही अपना आईफोन 14 सीरीज लॉन्च करने जा रहा है, जिसमें 4 आईफोन मॉडल शामिल हो सकते हैं। कंपनी ने कंफर्म किया है कि इसका लॉन्च इवेंट 7 सितंबर को होगा। इस वर्चुअल आयोजन को कंपनी के सीईओ टमी क्रूक को होस्ट करेंगे। सभी की नजरें नए आईफोन 14 के फीचर्स के अलावा इसकी कीमत पर होंगी। जानकारी के अनुसार आईफोन 14 की कीमत आईफोन 13 से कम हो सकती है। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की फिल्म ब्रह्मास्त्र 9 सितंबर को रिलीज होगी, लेकिन रिलीज से पहले बॉयकॉट की मांग ने मेकर्स को डरा दिया है। आपको बता दें, लगातार फ्लॉप होती बॉलीवुड फिल्मों के ट्रेंड में मेकर्स चिंता में हैं। अगर बात करें ब्रह्मास्त्र फिल्म की, तो बताया जा रहा है कि ये फिल्म बॉलीवुड की अब तक की सबसे ज्यादा बजट वाली फिल्म भी होगी। खबरों की माने तो ब्रह्मास्त्र का बजट लगभग 410 करोड़ रुपए है। इसलिए अगर ब्रह्मास्त्र भी बाकी फिल्मों की तरह फ्लॉप होगी तो मेकर्स को भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। वहीं ब्रह्मास्त्र की एडवांस बुकिंग को मिल रहे रिस्पांस को देखते हुए ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि पहले दिन 22 से 25 करोड़ रुपए की कमाई करके ये ग्रैंड ओपनर साबित हो सकती है। हर साल 16 सितंबर को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय सिनेमा दिवस इस साल लोगों के लिए बेहद खास है। मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने 16 सितंबर को देश भर की सभी स्क्रीन के लिए 75 रुपए चार्ज करने का ऐलान किया। रणवीर की न्यूड फोटोज पर शहनाज गिल का रिएक्शन अब वायरल हो रहा है। शहनाज गिल ने कहा कि वो रणवीर सिंह से कहना चाहती हैं कि उसने पहली बार उनका इंस्टाग्राम पोस्ट लाइक किया है और वो उनकी पहली पोस्ट है जिसे शहनाज ने लाइक किया है।